हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम बढ़िया होंगे और फिज़िक्स का मज़ा ले रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट की सर्जरी की थी, इलेक्ट्रिक करंट का ऑपरेशन किया था और आई होप कि आपके वो लेक्चर समझ में आया होगा और इलेक्ट्रिक करंट की जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो लीड कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर की, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके बाद फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को निकालेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट कहाँ पर आएगी, तो वो टॉपिक है आपका करंट कंडक्शन इन मेटल्स। करंट कंडक्शन इन मेटल्स। एक्चुअली पूरा जो लेक्चर है वो इस बात के इर्द गिर्द घूमेगा कि जो तार होते हैं, जो हम तार यूज करते हैं ना, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, वो आज का लेक्चर पूरा इस पर चलेगा कि तार में एक्चुअल में जो करंट कंडक्शन होता है वो होता किस तरह से है। मींस मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ मेटल वायर। ठीक है, और बच्चों उस दौरान बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अराइज होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है, उनका क्या जस्टिफिकेशन है, क्या जवाब है उनका, बड़ा इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर होने वाला है। तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और एक एक पॉइंट को गहराई से सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है जब आप उसे देखें तो वो आपके मन में वो क्वेश्चंस आएँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो टॉपिक है वो इस बात के इर्द गिर्द है कि कंडक्टर्स में करंट फ्लो कैसे करता है। ठीक है, मींस जहाँ कहीं भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहाँ कहीं भी जिस मटेरियल में करंट फ्लो हो रही होगी, या तो वो मेटल होगी, या तो वो वायर मेटल का होगा, या फिर एलॉय का होगा। ठीक है, मतलब मेटल और एलॉय के अलावा कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों करंट कंडक्शन इन मेटल्स। तो सबसे पहले बात ये है कि बच्चों ये एक मेटल वायर है। अब आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा वायर है, ये तो सर ने पूरा सिलेंडर बना दिया। ठीक है ना, नहीं, ये वायर ही है। मैंने मन की माइक्रोस्कोप से इसे मैग्नीफाई कर लिया है ना। कौन सी माइक्रोस्कोप से? मन की माइक्रोस्कोप से। ये बड़ी खतरनाक माइक्रोस्कोप होती है बच्चों। ठीक है ना, तो वायर तो वही है, यही वायर है, लेकिन मैंने इसको मन की माइक्रोस्कोप से, अपने मन में इसको मैंने क्या मान लिया है कि ये बड़ा है ना, उसको मैग्नीफाई कर लिया है। तो ये एक मेटल वायर है। ठीक है, अब बच्चों एटॉमिक थ्योरी की बात आती है यहाँ पर, ये और एटॉमिक थ्योरी पर मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी उस पर एक पूरा लेक्चर दिया है और मैंने आपको एटॉमिक थ्योरी की इम्पोर्टेंस भी बताई है। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो मेटल की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, मेटल्स में पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, ये हो गए पॉजिटिव आयंस, और ये साहब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साहब, है ना। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दी मेटल, जो इन आयंस के बीच स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, ये उस खाली जगह में बच्चों क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, अब साहब ये तो है मेटल की पिक्चर कि कोई भी मेटल हो, चाहे वो कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, व्हाटएवर। ठीक है, कोई भी मेटल अगर आप सोचते हैं, लेते हैं, तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो आप आंख बंद करिएगा और सोचिएगा, फील कीजिएगा फिजिक्स को, है ना। हमें फिजिक्स को फील करना है और फील कीजिएगा कि एक वायर है, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं और उन पॉजिटिव आयंस के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब साहब केस फर्स्ट है हमारा, अभी हम क्या कर रहे हैं, केस फर्स्ट है हमारा विदाउट बैटरी। क्लियर, कहने का मतलब अभी ये जो वायर है ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है। क्लियर,
तो बैटरी से जब कनेक्ट नहीं होता है वायर बच्चों, जब बैटरी से वायर कनेक्ट नहीं है तो क्या उसमें करंट फ्लो करती है? अरे अगर तार, जैसे अगर आप तार वो क्या बोलते हैं, एक फ़ैन होता है ना बैटरी वाला फ़ैन, ठीक है, जब आप उसको बैटरी से लगा देते हैं तभी तो वो फ़ैन घूमता है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि जैसे ही आपने उसे बैटरी से कनेक्ट किया उसमें करंट फ्लो होने लगी, करंट वो फ़ैन में पहुंची तो वो फ़ैन घूमने लगा। अगर आप बैटरी की एक टर्मिनल को निकाल दें तो वो जो फ़ैन है वो रुक जाता है। क्यों रुक गया? क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही। तो कहने का मतलब अगर वायर बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है ना। तो अगर बैटरी कनेक्ट, ये जो वायर है ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो करंट इसमें क्या होगी बच्चों? जीरो होगी। होगी या नहीं होगी? होगी। अब बच्चों मैं यही बात कर रहा था कि भाई अगर ये वायर बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो इसमें करंट जीरो होगी। अब एक बच्चा था मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, वो पीछे बैठा करता था सबसे, ऑलवेज बैक बेंचर था, ठीक है। और वो तभी बोलता था बच्चों, तभी बोलता था जब उसके माइंड में कोई बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता था। चुपचाप रहता था और क्वेश्चन भी जब करता था तो ऐसा करता था लाजवाब। तो मैंने उसको नाम दे दिया पीछे वाला। क्या? पीछे वाला। तो वो जो पीछे वाला था ना, वो क्या क्वेश्चन पूछता था यार। तो जैसे ही मैं ये बात कर रहा था तो उस पीछे वाले ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर, अच्छा वो मेरी बातों को बहुत कैच करता था और कई बार कोशिश करता था कि सर को फंसा के जाऊंगा, सर को इनकी बातों में ही फंसा के जाऊंगा। तो वो मेरी बातों को बहुत मतलब गहराई से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनता था। तो मेरे से बोला, सर एक्सक्यूज मी सर। यस बताइए। तो बोला सर कल आपने एक बात कही थी, जब आप करंट पढ़ा रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि कहीं भी चार्ज मोशन कर रहा है, कहीं भी चार्ज मोशन कर रहा है तो समझ जाइए वहाँ करंट है, मतलब चार्ज इन मोशन को ही करंट कहते हैं। बोला हाँ कहा था। तो बोला सर यहाँ तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये सब मोशन कर रहे हैं। तो बोले यहाँ तो थोक के भाव में करंट्स हैं, यहाँ तो थोक के भाव में करंट्स हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ करंट जीरो है? अब बताइए उस पीछे वाले का क्वेश्चन जायज़ था या नहीं? ठीक है हमें करंट जीरो मिल रही है लेकिन क्वेश्चन जायज़ है उसका, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि चार्ज अगर मोशन में तो वही करंट है, तो यहाँ तो थोक के भाव में चार्ज मोशन में है, तो फिर यहाँ तो बहुत सारी करंट होनी चाहिए, फिर वो करंट जीरो क्यों हो रही है ना। अब इस बात को हमें बच्चों जस्टिफाई करना है कि ये करंट जीरो क्यों है, जबकि भाई ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक करंट इसकी होगी, एक करंट इसकी होगी, एक करंट इसकी होगी, एक करंट इसकी होगी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, ठीक है। अब बच्चों देखो इस बात को जस्टिफाई मैं कितने तरीकों से करता हूं। सबसे पहली बात तो बच्चों आती है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो सिंपल सा रूल है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और मोटी भाषा में अगर हम बात करें, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बच्चों, वही डायरेक्शन किसकी मानी जाती है? करंट की। सिंपल, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन है। और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, सपोज ये नेगेटिव चार्ज v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट मानी जाती है, ठीक है। मतलब जस्ट एक कन्वेंशन, मतलब ये क्या है, एक डायरेक्शन के लिए हमने कन्वेंशन माना हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो कर रहा है वो करंट की डायरेक्शन है और नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों नेगेटिव चार्ज, और सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट ये होगी नहीं होगी? तो ये हो गई इसकी करंट आई।
अब बच्चों कहीं ना कहीं इस कंडक्टर के अंदर कहीं ना कहीं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो जिसकी करंट इस करंट के जस्ट अपोजिट होगी। तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज इधर जा रहा है तो इसकी करंट इधर होगी जस्ट अपोजिट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन है। अब देखो ये वाली करंट और ये वाली करंट दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट अपोजिट हैं, तो ये दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर देंगी बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगी। सिमिलरली मान लो ये इलेक्ट्रॉन है साहब, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी करंट, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसकी करंट इसके जस्ट अपोजिट इधर होगी। अब कहीं ना कहीं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा और उसकी करंट इधर होगी बच्चों, ठीक है। तो ये करंट दोनों इक्वलेंट अपोजिट, तो कहने का मतलब ये दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो कहने का मतलब ये है कि उस मेटल के अंदर बेशक बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं और बहुत सारी करंट्स भी हैं, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो दोनों इलेक्ट्रॉन की करंट्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं बच्चों, कैंसिल आउट कर रही हैं। दैट्स वाई द नेट करंट इज जीरो, द नेट करंट इज जीरो। तो एक तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब साहब अब दूसरा क्वेश्चन उसी का, इसी में बड़ी ऐसे इतनी आसानी से सेटिस्फाई नहीं होता था। वो बोला कि सर करंट इज अ वेक्टर और स्केलर। बोला यार करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है। बोले सर आप तो करंट को डायरेक्शन दे रहे हो, आप तो करंट को डायरेक्शन दे रहे हो कि भाई करंट इधर है, आपने करंट को डायरेक्शन दी है और डायरेक्शन तो हम वेक्टर्स को देते हैं। बोला नहीं यार, अब वेक्टर के बारे में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लिए बैठे हो। वेक्टर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब होती है, जब बच्चों उसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो। अगर ये तीन कंडीशन हैं कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वो उस क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो कर रही है, तब ही वो क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर। करंट में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोले तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब कैसे फॉलो नहीं करती है ये भी समझ लीजिए कि ये साहब आपका दो वायर हैं, इस वायर में करंट है बच्चों 3 एम्पियर और इसमें इसमें है करंट आपकी 5 एम्पियर और यहाँ पर ये एक वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट है कुछ भी, क्या होगी बच्चों बताइए, 5 एम्पियर इधर से आ रही है, 3 एम्पियर इधर से आ रही है, तो इसमें 8 एम्पियर होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होती है। अब ये इन दोनों के बीच एंगल हो गया थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर करंट वेक्टर होती तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर हैं ये आपके, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी और ये आपका इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से वो होता है √a² + b² प्लस 2ab cos थीटा। कहने का मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आर वो थीटा के साथ चेंज होगा। मतलब अगर इन दोनों के बीच का जो थीटा है इसे चेंज करते जाएं, इसे चेंज करते रहें तो आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है ना। इसका मतलब अगर इन दोनों वायर के बीच ये जो एंगल है इसको हम कम ज़्यादा करें, इस तरह से कम ज़्यादा करें तो फिर तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है ये। तो अगर कम ज़्यादा करें एंगल को चेंज करेंगे, अगर ये वेक्टर होती तो, बात समझ रहे हैं, अगर करंट वेक्टर होती तो इस थीटा को चेंज करने पर इन दोनों करंट्स का जो मैग्नीट्यूड है ये जो मिल रहा है ये क्या होता, चेंज होता। तो फिर क्या टेंशन थी। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई करंट कम आ रही है, वोल्टेज कम आ रहा है, भाई वोल्टेज कम आएंगे तो करंट कम आएगी, तो दो तार लो, दोनों तार के बीच का एंगल चेंज कर दो, करंट कम ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, इट मीन्स आप इन तारों को चाहे ऐसे रखो इतने एंगल पर, चाहे ऐसे रखो, कैसे भी किसी भी एंगल पर,
ये 8 एम्पियर ही रहेगा। कहने का मतलब करंट का जो एडिशन है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो सिंपल एल्जेब्रिकली होता है। 3 + 5 8, अगर ये 2 है, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो 2 + 3 ये आपका 5 हो जाएगी। कहने का मतलब सिंपल एल्जेब्रा को फॉलो करता है, वो वेक्टर की तरह ऐड नहीं होती है। इट मीन्स करंट इज नॉट अ वेक्टर, करंट इज नॉट अ वेक्टर। क्लियर? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है साहब? अब साहब दूसरी चीज, अब ध्यान से बेटा, ये जो बात है ना, ये जो केस है, ये आज का जो लेक्चर है ना, बहुत बहुत डीप होने वाला है, बहुत बहुत डीप होने वाला है। आप आज एक मिसकंसेप्शन और दूर करूंगा मैं आपकी, कि आप जनरली सोचते हैं ना, आप जनरली सोचते हैं कि ये तार है, इस तार को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज, और ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी को कनेक्ट करते ही बड़े ही तमीज़ से, बड़ी ही तमीज़ के साथ एक के पीछे एक के पीछे एक चलने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इस तार में करंट फ्लो हो रही है, लाइक जैसे आर्मी के जवान होते हैं, वो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, एक के पीछे एक वेल डिसिप्लिन्ड बैनर वेल डिसिप्लिन्ड तरीके से एक के पीछे एक चलते जाते हैं। तो आप यही समझते आए हैं अब तक, नहीं तो अपने दिल से पूछ लीजिएगा, अपने दिल से पूछिएगा कि जब भी आपके मन में करंट नाम चीज़, करंट का नाम आता है, तो आप क्या सोचते हैं करंट के बारे में? आंख बंद करते हैं और सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक डिसिप्लिन में, अनुशासन में एक दूसरे के पीछे चलते जा रहे हैं। ऐसा ही सोचते हैं ना? हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, फिर कैसे चलते हैं हकीकत में, तो ये आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो मैं कह तो रहा हूँ कि आज का लेक्चर बहुत बहुत डीप होने वाला है। चलिए साहब लौट के आते हैं वहीं उस क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी भी वो मतलब सेटिस्फाई नहीं है सर, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि जो कहते हैं ना, एकदम माइंड ये बोल जाए कि हाँ ऐसा होगा, मतलब करंट जीरो होगी अगर बैटरी नहीं है तो, जबकि इसके अंदर बहुत सारी करंट्स हैं। चलिए अब देखो दूसरा तरीका सोचते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका सोचते हैं इस करंट को जीरो करने का, मतलब ये सोच जस्टिफाई करने का कि बिना बैटरी के करंट जीरो ही होगी। देखिए साहब, अब देखिए सपोज करिए मैंने ये एक वायर के अंदर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया बच्चों। ठीक है ना? अब क्रॉस सेक्शन ले लिया और मैं मान रहा हूं कि करंट जो है, मतलब मैं उसकी बात को रख रहा हूं, मान लो करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इससे इधर भी इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे क्योंकि रैंडम मोशन हो रही है भाई, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन, और इधर भी इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, है ना? इसका मतलब जितनी करंट इधर है उतनी ही करंट इधर होगी, तो नेट करंट अब भी जीरो है। लेकिन अगर ऐसा होता बच्चों कि इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे होते सपोज, और इधर कम इलेक्ट्रॉन जा रहे होते, है ना, इधर कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर तो करंट होगी इधर, मान लो ये करंट हो गई I1, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर तो इसकी करंट होगी इधर I2। तो I1 और I2 दो करंट हैं और दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं तो I1 ज़्यादा होगी और इधर इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं तो ये I2 कम होगी। तो उस केस में क्या होगा, I1 माइनस I2 एक नेट करंट इसके अंदर होती, अगर ऐसा होता तो, है ना, कि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं और इधर इलेक्ट्रॉन कम आ रहे होते, तो उस केस में बिना बैटरी के भी वायर में एक करंट होती। लेकिन अगर ऐसा होता, ठीक है, तो ये वायर अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं है बच्चों, और ये वायर है आपका आइसोलेटेड। ध्यान कीजिए, ये कई बार आ चुका है हमारे सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आइसोलेटेड मतलब अकेला है, वो तन्हा है ना, उसके इर्द गिर्द कोई नहीं है, ना बैटरी से कनेक्ट है ना कोई दूसरा कंडक्टर है। और अगर कोई कंडक्टर आइसोलेटेड है बच्चों, तो वो कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इट मीन्स जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, एंड सो ऑन। हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होना चाहिए।
लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं इधर इलेक्ट्रॉन कम, तो जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाता, और जिधर कम आ रहे हैं उधर पॉजिटिव चार्ज हो जाता। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का मतलब लोअर पोटेंशियल, हाँ या ना? ठीक है, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कहने का मतलब कंडक्टर इक्विपोटेंशियल मतलब आइसोलेटेड था, और आइसोलेटेड कंडक्टर में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हाई हो गया और किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल लो हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? और अगर ऐसा होता तो पॉजिटिव टू नेगेटिव बच्चों इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता, जबकि हमने पढ़ा है कि आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, अगर ऐसा हो जाता कि बिना बैटरी के इस वायर में नेट करंट होती तो फिर क्या होता बच्चों? फिजिक्स के कई लॉ वायलेट हो जाएंगे। कैसे? कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो सॉरी कंडक्टर आइसोलेटेड है लेकिन वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। कंडक्टर आइसोलेटेड है लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। ठीक है, तो सेफली वी कैन से दैट कि विदाउट बैटरी इन सब करंट्स का, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं सबकी करंट है, लेकिन उन सब की करंट्स का जो नेट है वो क्या बनेगा? ऑलवेज 0 बनेगा। अब मैं समझता हूं कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात तो मुझे यही क्लियर करनी थी कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं फिर भी इसमें करंट क्यों नहीं है? तो वो करंट इस वजह से नहीं है। ठीक है, अब साहब अब आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो चीज़ है बच्चों वो ये है कि ये साहब हमारे पॉजिटिव आयंस हैं। ये कंडक्टर की अब मैं पिक्चर नहीं बना रहा बार बार, मैं वो आयंस अंदर वाली पिक्चर ही ले रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपके पॉजिटिव आयंस हैं। क्लियर? ठीक है, और अब होता क्या है ये समझिए, है ना? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, सपोज कीजिए ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से चलता आ रहा था। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन क्यों करते हैं? सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो रैंडम मोशन का मतलब होता है कभी इधर कभी उधर, मतलब उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होती रहती है। तो वो कैसे चेंज हो रही है ना? तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे चेंज होती है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था और इसके सामने आ गया ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन आ गया उस इलेक्ट्रॉन के सामने। तो कहने का मतलब यहां पर हुआ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच बच्चों कोलिजन। क्या हुआ? ये कोलिजन हुआ। ठीक है, और कोलिजन की वजह से इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गई बच्चों? चेंज हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है साहब आपका इधर। ठीक है, अब साहब इससे टकराया, वो इससे कोलाइड हुआ, इससे कोलाइड होगा, कोलाइड हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी। अब साहब इससे जाके टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, अब इससे जाके फिर टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, अब इधर आएगा, यहाँ पर कोई पॉजिटिव आयन है, ठीक है, उससे टकराया, फिर इधर चला गया, यहाँ पर कोई पॉजिटिव आयन है, फिर इधर चला गया, ठीक है, फिर इससे कोलाइड हुआ, ठीक है, फिर इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है, फिर इधर चला गया टकरा के, एंड सो ऑन। क्लियर? तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई वो रैंडम मोशन कर क्यों रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन कर क्यों रहे हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कैसे हो रही है, तो आप कहेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन केस इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स collide with positive ions continuously, ठीक है, due to which their direction of motion changes। क्लियर? मैं समझता हूँ, ठीक है, समझ गए होगे आप कि इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू विच देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। ठीक है, अब साहब चलो ये भी बात सही हो गई। अब इसके बाद बच्चों एक बात आती है
कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उस बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा था कि सर ये मोशन कर ही क्यों रहे हैं, और एक दिन मोशन करते 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 क्या ये रुकेंगे नहीं, है ना। जैसे होता ना, जैसे हम एक बॉल है, हमने एक बॉल को मोशन दे दी तो धीरे 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 वो बॉल रुकती है। या पेंडुलम है, पेंडुलम को हमने खींच के छोड़ दिया, है ना, तो मोशन करता है करता है करता है, धीरे 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 उसकी मोशन कम होती जाती है, कम होती जाती है, और फाइनली एक दिन वो रुक जाता है। तो उसके दिमाग में वही आया, बोला कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये धीरे 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 कभी तो आके रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो मोशन होती है, ये जो रैंडम मोशन जिसे हम बोल रहे हैं बच्चों, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नेवर एंडिंग मोशन होती है बच्चों, नेवर एंडिंग मोशन। कैसी मोशन होती है ये? नेवर एंडिंग मोशन, जिसको हम बोलते हैं परपेचुअल मोशन। परपेचुअल मोशन मतलब ऐसी मोशन जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑल टाइम क्या करते रहेंगे, इस मोशन को करते रहेंगे, ठीक है। अब साहब उसका जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर this random motion? What is responsible for this random motion? बच्चों मैं आपको कोई बियॉन्ड लेवल चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना समझ लीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ इतनी बारीकी से पढ़ा रहा हूँ कि अगर ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना, तो ये समझ लेना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट एंड क्लीन हो गई आपकी, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं, ठीक है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप उसको फील के साथ करेंगे कि हाँ इसमें ऐसा होगा, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन था ना कि जब मैंने उसे कहा कि भाई नेवर एंडिंग मोशन है ये, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी, तो फिर उसका क्वेश्चन आया कि सर ये मोशन हो क्यों रही है, मतलब किसकी वजह से हो रही है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए कि इस मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है। तो बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। या आपने पढ़ा होगा 11th में ये चैप्टर, वैसे हालांकि इस चैप्टर तो कोई पहुंचता नहीं है, उससे पहले ही पेपर हो लेते हैं तुम्हारे, नहीं होते, है ना। लास्ट थर्मोडायनामिक्स वो भी मतलब भागम भाग में होती है, फर्स्ट वॉल्यूम ही ढंग से पढ़ता है 11th का बच्चा, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना, और आप खुद से भी पूछिएगा। और वो जो लास्ट चैप्टर ना ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, 100 में से 100 में से कोई 1-2 बच्चा पढ़ पाता है, वो भी जो बाहर कहीं कोचिंग अपना कर रहे होते हैं या ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे होते हैं वही करते हैं, है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहती है कि कोई भी मैटर है, जैसे मैटर ये हमारा कंडक्टर जो है हमारा, तो इसके अंदर हमारा क्या है, ये पॉजिटिव आयंस हैं, है ना, ये पॉजिटिव आयंस हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या कर रहे हैं, मोशन, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी है भाई, इस मोशन में है तो ये काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहती है बच्चों के जो मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैटर जिनसे बना है, उसके जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ई, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख लो के ई, वो इक्वल होती है किसके, 3/2 kT, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा। इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के को, ठीक है। और ये जो है टी हमारा, ये होता है बच्चों टेम्परेचर इन केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये कह रहा है बच्चों फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मैटर, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, सिंपल। और ये टेम्परेचर किस में है बच्चों, केल्विन में, है ना। और अगर मैं, ये वायर है बच्चों, ये वायर है, इस वायर का टेम्परेचर अगर मैं 0 केल्विन कर दूं, 0 केल्विन का मतलब
-273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस वायर का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो मतलब 0 केल्विन कर दूं और यहाँ पर मैं 0 रख दूं, यहाँ पर मैं 0 रख दूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। तो उस केस में एट टी इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर लिखूँ मैं एट टी इक्वल टू 0 केल्विन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 0 हो जाएगी, है ना। कहने का मतलब ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि कंडक्टर मेटल के वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, वो मोशन एक ही केस में 0 हो सकती है, अगर बाई सम मीन्स अगर उस वायर का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया जाए, है ना। तो 0 केल्विन अगर हम कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वो उसी पोजीशन में रुक जाएगा, मतलब दे विल फ्रीज, वो सब फ्रीज हो जाएंगे। हाँ ठीक है। अब बच्चों फील द फिजिक्स एंड थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट, ठीक है। तो अब देखिए जरा कि सपोज सोचिए कि वायर जो है हमारा वो 0 केल्विन पर है, वायर हमारा 0 केल्विन पर है और अब हम उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से मतलब -273 डिग्री सेल्सियस से हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बाई गिविंग हीट। भाई टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा? हीट गिवन करके। तो हम उसको हीट देते आ रहे हैं, अब टेम्परेचर -273 से ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पहले तो -273 डिग्री सेल्सियस से बच्चों टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर जो अब इस टेम्परेचर पर जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, फिर वहाँ तक आएगा। अब उस खुद सोचिएगा कि -273 डिग्री सेल्सियस से और 27 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए इस वायर को, इस मैटर को कितनी हीट एनर्जी दी गई होगी, समझ रहे हैं आप। तो ये जो बच्चों आपको ये जो मोशन नजर आ रही है, ये जो भाई मोशन का मतलब इसमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स में जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है? इस एनर्जी की वजह से जो हमने हीट एनर्जी दी थी, वो हीट एनर्जी यहाँ पर हमें किसकी फॉर्म में नजर आ रही है? किसकी फॉर्म में नजर आ रही है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नजर आ रही है। तो इस मोशन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन की इस वेलोसिटी के लिए, जो ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उस वेलोसिटी को बच्चों हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जवाब दे देते हैं हम क्वेश्चन का कि व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रैंडम मोशन। तो थर्मल एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? हाँ या ना? ठीक है। अब साहब आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ मज़ा आ रहा होगा। साहब आगे बढ़ते हैं और थर्मल एनर्जी की वजह से इन इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों से हम? उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्लियर? अब साहब दिस वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप्रॉक्स 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। ओहो हो, हा 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। सोच रहे हैं आप, मतलब वायलेंट मोशन है। ये रूम टेम्परेचर की बात चल रही है बच्चों। रूम टेम्परेचर 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में स्पीड होती है ये इलेक्ट्रॉन्स की जो
रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो वाली वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब फील द फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहे भैया, वो मेटल के अंदर तांडव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तांडव। ठीक है, तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में वो वेलोसिटी रखते हैं साहब, जिसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा बच्चों, आज आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है, अब साहब तो ये क्लियर हो गया कि इस मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये मोशन कब जीरो होगी, किस किस सिचुएशन में जीरो होगी। ठीक है, वो सब जीरो हो गया, मतलब सॉरी जीरो हो गया, मतलब सब समझ में आ गया हमारे। अब बढ़ते हैं साहब आगे। मैंने कहा था ना कि आज के इसमें इतने डीप इनसाइड क्वेश्चंस हैं बच्चों, मज़ा आ जाएगा जब उसका हमें रीजन पता चलता है ना, अरे यार ये चीज़ इसलिए है, मज़ा आ जाता है। अब साहब एक और चीज़ कि अब एक और चीज़ समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री पार्टिकल, जनरल वर्ड होता है फ्री पार्टिकल, है ना। अब वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है ना। तो फ्री पार्टिकल का मतलब होता है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो हो। ठीक है, मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहे जा रहे हैं, इसका मतलब इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब आप कह रहे हैं जब ये इससे जाके कोलाइड करेगा तब फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, तो यार वो इंटरनल है, एक ही सिस्टम के अंदर तो चल रहा है सब कुछ। ये पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन सब एक ही सिस्टम के तो पार्टिकल हैं, तो एक ही सिस्टम के अंदर वो कुछ भी करें उनके घर की बात है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा उन पर, बाहर से अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। अब साहब, अब मान लो उसने एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बच्चों, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है, जब आप एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो 1-2 पेज पढ़ेंगे तभी वो सॉल्व एग्जांपल है। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा है उसने, और वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द path of electron in between two successive collision। ठीक है, तो ये कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब साहब तो वो क्या, ये भी कर लिया होगा, इसे भी रफ कर देते हैं। अब तो क्या कह रहा है वो कि ये इलेक्ट्रॉन है, सक्सीसिव कोलिजन का मतलब समझिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, और आते ही इस पॉजिटिव आयन से उसने कोलाइड किया, और मैंने मान लिया कि ये सब कुछ करो उस इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट कोलिजन है। ठीक है, 1। और यहाँ से कोलाइड करने के बाद अब अगला कोलिजन यहाँ होगा, तो ये हो गया हमारा सेकेंड कोलिजन। तो सक्सेसिव का मतलब एक के बाद जस्ट नेक्स्ट, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन का पहला कोलिजन यहाँ हुआ, दूसरा कोलिजन जाके यहाँ हुआ। तो वो पूछ रहा है कि जब पहला कोलिजन होकर, पहले कोलिजन होने के बाद जब वो दूसरे कोलिजन के लिए जा रहा होगा और यहाँ पर दूसरा कोलिजन हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो किसी पाथ पर चला है या नहीं चला है। तो जब कोई पार्टिकल चलता है, यहाँ से वहाँ जाता है, तो या तो वो स्ट्रेट लाइन पर जा रहा होगा, या सर्कुलर पाथ पर जा रहा होगा, या पैराबोलिक पाथ पर जा रहा होगा, या इलिप्टिकल पाथ पर जा रहा होगा, कुछ भी पाथ हो सकता है उसका। तो वो यही जानना चाहता है कि जब ये फर्स्ट कोलिजन से सेकंड कोलिजन के बाद यहाँ जा रहा है, तो उस पार्टिकल का, उस इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है, उस इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी आपको इसका इनडायरेक्टली आंसर भी दे दिया है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोलिजन हुआ, यहाँ पर कोलिजन हुआ जब फोर्स लगा उस पर, है ना, या फिर उसके बाद फोर्स सीधा लगेगा यहाँ आके। अगर हम इंटरनल फोर्स भी लें तो यहाँ पर फोर्स लगेगा कोलिजन, इन बिटवीन कोलिजन, फिर यहाँ पर, कहने का मतलब यहाँ से होने के बाद और यहाँ होने से पहले तक उस पर कोई फोर्स नहीं है, उस पर कोई फोर्स नहीं है, तो मतलब फोर्स जीरो है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई नेट फोर्स नहीं है, तो वो पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करता रहता है। कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट डायरेक्शन में मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, और कांस्टेंट वेलोसिटी जब ही हो सकती है जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर चलता जा रहा है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इट मीन्स इसका आंसर हो गया कि इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ
straight line, electron moves on a straight line between two successive collision, between two successive collisions। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब साहब एक और चीज देखिए साहब, यहां पर ये समझ में आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट आती है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, या इससे पहले रिलैक्सेशन टाइम से पहले हम समझते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, ठीक है। और मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं बच्चों। मीन का मतलब वही है एवरेज। मीन का मतलब क्या है बच्चों? एवरेज। और फ्री पाथ, ठीक है। नाम में ही मतलब छुपा होता है फिजिक्स में, जो आपको नाम दिया होता है ना उसी में मतलब छुपा होता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। फ्री पाथ, तो फ्री पाथ का फ्री से मतलब है कि भाई यहाँ पर कोलिजन हुआ, यहाँ पर कोलिजन हुआ, तो वो कितनी डिस्टेंस के लिए कोलिजन से फ्री हुआ। यहाँ पर कोलिजन होने के बाद यहाँ चलता आ रहा, चलता आ रहा, चलता आ रहा, तो यहाँ के तो कोलिजन हुआ है उसका। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी डिस्टेंस के लिए वो कोलिजन से फ्री रहा, मतलब इतनी डिस्टेंस में उसका कोई कोलिजन नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या है? द एवरेज डिस्टेंस between two successive collisions is called mean free path लैम्डा, ठीक है साहब। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज क्यों? क्योंकि भाई मान लो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आया पहला, फिर ये मान लो ये डिस्टेंस है लैम्डा 1। अब जरा देखिए भाई ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अब अगर इन दोनों की बात करें तो इसके लिए ये पहला कोलिजन हो गया और ये दूसरा कोलिजन, तो यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी सी कम चली है उसने, ये लैम्डा 2 हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, लैम्डा 3। इसकी बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, लैम्डा 4। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की देखी जाए कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव, तो कोई दो कोलिजन की भी डिस्टेंस वो कुछ होगी, कोई दो कोलिजन की भी डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी। कहने का मतलब डिस्टेंस जो है वो हर बार इक्वल नहीं चल रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 जितनी भी डिस्टेंस हैं उन सब का क्या लिया हमने? एवरेज। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, और डिवाइड बाई टोटल कोलिजन। क्लियर है या ना? दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। क्लियर? अब साहब अब बात आती है मीन फ्री पाथ के बाद रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को बच्चों हम टॉ से डिनोट करते हैं। किससे? टॉ से। तो रिलैक्सेशन टाइम नाम में मतलब छिपा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जितने देर के लिए, जितने टाइम के लिए कोलिजन से फ्री रहता है, रिलैक्स्ड रहता है, मतलब उतने टाइम के लिए उस बेचारे का कोई कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है, उसको कोई ठोकर नहीं खानी पड़ी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, पहला कोलिजन हुआ, मतलब उसको पहली ठोकर लगी बेचारे को, पहली किक लग गई, समझ रहे हैं आपने। अब यहाँ से किक खाने के बाद मस्त मौला चले जा रहा है, और अचानक से उसे फिर किक मिली एक, समझ रहे हैं आप, उसे फिर एक किक मिली। तो यहाँ से सपोज करो यहाँ पर किक उसने खाई थी 10 बजे, और अगली किक 10 बजे के बाद सपोज मिली उसे 10:05 पर, समझ रहे हैं, 10:05 पर। तो कहने का मतलब यार 10 बजे खाई, 10 के बाद डायरेक्ट 5 मिनट, तो 5 मिनट तक तो फ्री रहा बेचारा वो कोलिजन से, नहीं मतलब इतनी देर के लिए रिलैक्स रहा, है ना। तो कहने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सीसिव collisions is called relaxation
टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब साहब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस है लैम्डा, कितनी स्पीड से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में आपने KTG वाले चैप्टर में 11th में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, VRMS, BMP, BAB, आपको ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा, VRMS, RMS वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टाइम पता करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो बच्चों टॉ का फॉर्मूला हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम का, कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने कोलिजन में, लैम्डा, ठीक है। एवरेज ही लेंगे ना तो लैम्डा अपॉन कितनी स्पीड से, VRMS स्पीड से, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला आ गया टॉ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन VRMS, टॉ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन VRMS, ठीक है। अब साहब तो ये मैं समझता हूँ हो गया होगा। अब बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आनंद आ रहा है। मेन चीज़ होती है बच्चों फिजिक्स को डीपली पढ़ना। देखो पढ़ने को कोई भी पढ़ लेता है, सब पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको कितना डीप पढ़ सकते हैं ये बहुत मायने रखता है फिजिक्स में, है ना। क्योंकि फिजिक्स में वही आपकी सफल है, वही आपको काम आएगी जितना आप उसको डीपली समझ लेंगे। और ऊपर आप पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं है, आज पता है कल को फेल है वो मामला, पता ही नहीं चलेगा कुछ। ज़्यादा जैसे ही डीप जाएगा ना वो सब ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। अब देखिए साहब तो रिलैक्सेशन टाइम के लिए आ गया। अब बच्चों VRMS इक्वल टू होता था हमारा अंडर रूट, ये फॉर्मूला 11th में बच्चों, अगर नहीं पता है तो घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं, वो मानने में तो हम वैसे भी कहते ना टैलेंटेड हैं कि माना कि ये होता है। तो VRMS ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अंडर रूट 3RT/m। ये टेम्परेचर है, ये आपका मोलिकुलर वेट होता है, R गैस कांस्टेंट है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, T टेम्परेचर होता है केल्विन में, और M है आपका मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट। और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा आपका VRMS अंडर रूट 3kT और अपॉन में m, स्मॉल m। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो अभी आपको मैंने बताया था, T टेम्परेचर हो गया केल्विन में। तो ये कह रहा है कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी, जिस थर्मल वेलोसिटी है, ये वही थर्मल वेलोसिटी है जिसको हम RMS कह रहे हैं, ये वही थर्मल वेलोसिटी है टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन अभी जो हमने डिफाइन की थी। तो वो जो वेलोसिटी, जाहिर सी बात है टेम्परेचर पर तो, थर्मल वेलोसिटी है तो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगी ही, है ना। तो वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वायर के टेम्परेचर के। मतलब वायर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन। क्लियर। टेम्परेचर कम करते लाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर। अब साहब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो VRMS है ये वायर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मीन्स VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो यहाँ VRMS की जगह रूट टी रख सकते हैं बच्चों, तो टॉ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन रूट टी, ठीक है। दिस इंप्लाइज रिलैक्सेशन टाइम इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कहने का मतलब वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा, और वो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी तो जल्दी पहले कोलिजन से दूसरा कोलिजन हो जाएगा ना। मैं यहाँ पर टकराया, धीरे धीरे जा रहा है, वेलोसिटी कम है, धीरे धीरे जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम लेगा कोलिजन होने में। और अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी जो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ से यहाँ फटाफट पहुँच जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम की जो कॉन्सेप्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द वायर। क्लियर। तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। हो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब साहब
तो बच्चों ये जो था मैटर, ये था अभी हमारा वायर बैटरी से कनेक्ट नहीं था। तो बैटरी से जब कनेक्ट नहीं था तो ये सारी बातें थी कि साहब क्या क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ, क्या रिलैक्सेशन टाइम, क्या मीन फ्री पाथ, ठीक है, कैसा पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का बिटवीन टू कोलिजन्स। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आप एनसीईआरटी में देखिएगा ज़रूर। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब खोलेंगे आप तो पहले दूसरा पेज जब पढ़ेंगे तो उसके बाद पहला ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। तो ये जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं ये सारे पूछे गए हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, ठीक है, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो अब आती है बात कि उस वायर को अब हमें कनेक्ट करना है किससे, बैटरी से। अब उस वायर को हमें किससे कनेक्ट करना है, बैटरी से। तो बच्चों अब वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, बैटरी से। और जैसे ही हम उस वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वायर के एक एंड पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर आ गया नेगेटिव चार्ज। और कहने का मतलब ये है बच्चों अब वायर आइसोलेटेड नहीं है, अब वायर आइसोलेटेड नहीं है, अब वो बैटरी से कनेक्ट है भाई, अब आइसोलेटेड कहाँ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वायर के अंदर बच्चों एक पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। अब आप कह रहे होंगे यार कभी तो सर कहते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कभी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कब, अगर ये कंडक्टर आइसोलेटेड है, मतलब ना बैटरी से कनेक्ट है ना किसी और कंडक्टर के कांटेक्ट में है। यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट है तो वो आइसोलेटेड नहीं है, तो वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। वो कॉन्सेप्ट कब के लिए है, जब कंडक्टर आइसोलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहने का मतलब अब इस पूरे कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों किसके अंदर रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है साहब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखा है तो फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा बच्चों, भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q × E, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना फोर्स लगेगा साहब इलेक्ट्रॉन पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इन सेंस क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कितना E × E, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन में एक एक्सीलरेशन होगा, तो A = F/m, और F की वैल्यू अगर हम रखते हैं बच्चों E × E, तो E × E और अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास, तो कहने का मतलब अब हर एक इलेक्ट्रॉन में इतना एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन होगा तो कहने का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब जैसे हम किसी बॉडी को नीचे गिराते हैं तो हम कहते हैं उसकी एक्सीलरेटेड मोशन है, तो क्या मतलब है, पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन होगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है फिर तो वो क्या होती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए, है ना। अब साहब अब देखना, बड़े लॉजिकल पॉइंट मतलब टॉपिक है ये। तो अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों ये आता है कि व्हाट इज द path of electron in between two collisions when wire is connected with battery, when wire is connected with battery। वही क्वेश्चन है, वो विदाउट बैटरी था, ये विद बैटरी है, ठीक है। तो बच्चों सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, सपोज वही रैंडम मोशन की वजह से, वही वो वेलोसिटी तो रहेगी ना, वो वेलोसिटी तो एक ही केस में जीरो हो सकती है अगर इसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, ठीक है। और जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर एक फोर्स लगाया इधर अपोजिट डायरेक्शन में, E × E, ठीक है। अब ये इसकी वेलोसिटी थी इनिशियल, थर्मल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल है आपका थीटा, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी नहीं पढ़ा है, मैं उस लेक्चर को जल्द ही डालूंगा, है ना। तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल
एट एन एंगल थीटा एंटर करता है तो वो पैराबोलिक पाथ पर चलता है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले दो कोलिजन्स के बीच स्ट्रेट लाइन पर चल रहा था, अब वो जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑन अ पैराबोलिक पाथ। कैसे पाथ पर चलेगा बच्चों? पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। पहले स्ट्रेट लाइन पर चल रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू कोलिजन कैसे चलेगा? पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिव आयन ये है, तो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर हुआ उसका पहला कोलिजन, और पहला कोलिजन होने के बाद अब यहाँ पर दूसरा कोलिजन होना है, तो अब वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलेगा ऐसे, अब वो कैसे पाथ पर चलेगा? पैराबोलिक पाथ पर। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला पाथ नहीं होगा, अब ये वाला पाथ होगा। फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कोलिजन हुआ, तो यहाँ से कोलिजन होने के बाद सपोज अब यहाँ पर गया ऐसे, ठीक है, फिर कोलिजन हो गया, फिर साहब ऐसे गया पैराबोलिक पाथ पर। क्लियर? तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले स्ट्रेट लाइंस पर चल रहा था, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये स्ट्रेट लाइंस हैं सब, अब वही इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यूं, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे पाथ किस तरह से हो जाएंगे बच्चों? पैराबोलिक हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ। तो जब वायर बैटरी से कनेक्ट होगा तो इन बिटवीन टू कोलिजन इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ पर चलेगा बच्चों? पैराबोलिक पाथ पर। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखना बच्चों, भाई करंट क्या थी? ये कोई क्रॉस सेक्शन लिया है ना, इधर से चार्ज आ रहा है साहब, और इधर से वो क्रॉस सेक्शन से पास होके इधर जा रहा है ना। अब सपोज करो बच्चों कि भाई जब इस पर हमने वायर लगा दिया तो हर एक इलेक्ट्रॉन में एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन है तो जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी टाइम के साथ। जब तक फोर्स रहेगा तब तक एक्सेलेरेशन रहेगा, और जब तक एक्सेलेरेशन रहेगा तब तक स्पीड बढ़ती रहेगी। तो फिर तो ये हुआ कि शुरुआत में इस क्रॉस सेक्शन से कम चार्ज जा रहा होगा, अगले सेकंड में फिर और ज़्यादा चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज और तेज और तेज और तेज चलते जाएंगे ना। तो कहने का मतलब इस क्रॉस सेक्शन से पार, किसी भी कोई क्रॉस सेक्शन ले लें हम वायर में, उस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला चार्ज पर सेकंड क्या होता जा रहा होगा बच्चों? बढ़ता जा रहा होगा। इसका मतलब जो करंट है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हाँ या ना? लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अमीटर जब हम लगाते हैं, अमीटर को जब लगाते हैं तो अमीटर एक बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक रीडिंग पे जाकर रुक जाता है। अब एक रीडिंग में जाकर रुक जाता है, वो तो ये शो कर रहा है कि इस वायर में करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, जबकि ये कह रहा है कि उसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन में एक्सेलेरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि मीटर की रीडिंग तो कांस्टेंट है, मतलब करंट तो कांस्टेंट फ्लो कर रही है। तो व्हाट इज द कंट्राडिक्शन? कंट्राडिक्शन है क्या है, मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि एक्सपेरिमेंट करा करंट कांस्टेंट है, थ्योरी कह रही है कि करंट तो बढ़ती जानी चाहिए। अब समझिए कि वो करंट कांस्टेंट हो क्यों जाती है ना। तो करंट बच्चों इसलिए कांस्टेंट हो जाती है कि ये समझिएगा, यहाँ से इस डायग्राम में ही पूरा खेल है कि सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लग रहा था F, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लग रहा था F, तो ये फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर खींच रहा है, मतलब इसकी वजह से इसमें इधर एक्सेलेरेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ाया, लेकिन आगे उसके पता चला कौन आ गया? पॉजिटिव आयन आ गया, और उस पॉजिटिव आयन से उसका कोलिजन हो गया। बेचारे ने जितनी स्पीड गेन की थी उसमें से कुछ एनर्जी उसने अपनी वेस्ट कर दी, किसमें? कोलिजन में। उसके बाद सब यहाँ से फिर चला 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 ऐसे चला पैराबोलिक पाथ पर, फिर दूसरा कोलिजन यहाँ से लेके यहाँ तक उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर स्पीड बढ़ाई, फिर कोलिजन हो गया साहब उसका, है ना। बेचारे ने जैसे तैसे वेलोसिटी गेन की, फिर कोलिजन हो गया, फिर लॉस हो गया, है ना। फिर उसके बाद चला 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 ऐसे चला, और उसके बाद साहब यहाँ पर कोलिजन हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने वेलोसिटी गेन की,
फिर कोलिजन हो गया साहब, है ना। उसके बाद फिर चला 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 ऐसे, फिर उसने वेलोसिटी गेन की, फिर उसका कोलिजन हो गया, इस तरह से फिर ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो एक चीज़ समझिए, इलेक्ट्रॉन कोलिजन से फ्री होने के बाद, कोलिजन से फ्री होने के बाद कितनी देर के लिए स्पीड गेन करेगा? रिलैक्सेशन टाइम के लिए। रिलैक्सेशन टाइम याद आया? बिटवीन टू कोलिजन जो रिलैक्स था, मतलब उतनी देर के कोई कोलिजन नहीं है तो उतनी देर तक वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, और जैसे ही कोलिजन हुआ स्पीड क्या हो गई, उसकी एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। एनर्जी लॉस हो गई मतलब स्पीड भी कम हो गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते 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 करता रहता है। अगर ये कोलिजन नहीं होते तो फिर तो उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती जाती, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और इस तरह से करंट बढ़ती जाती, वायर में बढ़ती जाती। तो वो जो करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड को एक लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ा पा रहा है, कोशिश कर रहा है बार बार, लेकिन वो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो बार बार उसके साथ कोलिजन कर रहा है, और जितनी वेलोसिटी गेन करता है वो हर बार हर कोलिजन में अपनी वेलोसिटी क्या करता रहता है? लॉस करता रहता है। मींस एक लिमिट से ऊपर उसकी वेलोसिटी नहीं जा पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो बच्चों इसको हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे आपने हर्डल रेस सुनी होगी, हर्डल्स रेस, ठीक है, हर्डल रेस, ठीक है। तो हर्डल रेस सुना है ना, उसमें रेसर दौड़ते हैं हर्डल रेस में, और उनके आगे बैरियर लगे रहते हैं, उनको जंप कर करके मतलब रेस करते हैं। तो सब एक रेसर है, वो दौड़े जा रहा है, स्पीड बढ़ाई, और अचानक से उसके सामने बैरियर आ गया। अब वो उसी स्पीड तो उसको नहीं जंप कर सकता, उसी स्पीड पर अपना पहले खुद को मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा, स्पीड कम करेगा, फिर उसको जंप करेगा, है ना, जंप करेगा, फिर उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाएगा, उसके बाद फिर अपनी स्पीड, फिर आगे बैरियर आ गया, बैरियर, फिर अपनी स्पीड को कम करेगा, थोड़ा सा बैलेंस बनाएगा, फिर जंप करेगा। बिल्कुल वही हर्डल रेस। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हर्डल रेस का खेल खेल रहे हैं, और जो वो पॉजिटिव आयंस है ना, वो पॉजिटिव आयंस है उनके लिए बैरियर। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, और अचानक से पॉजिटिव आयन मतलब हर्डल आ गई, और फिर से अपनी स्पीड, उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम, और फिर उसको पार करके जाता है, फिर अपनी स्पीड बढ़ाता है, फिर आगे पॉजिटिव आयन मतलब हर्डल आ गई, और फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक स्पीड तक बढ़ता है, एक स्पीड तक बढ़ेगी, उसके बाद कोलिजन होगा, फिर घट जाएगी, फिर उसके बाद कोलिजन के बाद फिर फ्री होगा, फिर स्पीड बढ़ाएगा, फिर अगला कोलिजन होगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड एक एवरेज स्पीड से ऊपर नहीं जा पा रही है ना। तो सबसे इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, जिस स्पीड से, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव तो चलेंगे, तो जिस एवरेज स्पीड से, कोई फिक्स स्पीड नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन किसी से, कोई इलेक्ट्रॉन किसी से, तो उन सब का एवरेज जो हम निकालते हैं कि एक एवरेज स्पीड है जिससे वो इलेक्ट्रॉन सब एंड 2 से एंड 1 की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। तो उस स्पीड को ही बच्चों हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसे हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर देते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स from one end of the conductor towards other end opposite to डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टूवर्ड्स अदर एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज denoted by VD, इट इज डिनोटेड बाई VD। ठीक है, तो बच्चों एवरेज वैल्यू मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समझता हूँ, समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन वो जितने भी रेसर दौड़ रहे हैं ना, वो एक लिमिट से ऊपर अपनी वेलोसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और लेकिन सबकी अलग है, कोई आगे कोई पीछे, है ना, दौड़ सब बराबर मतलब अलग अलग स्पीड से रहे, तो उन सब की एक एवरेज स्पीड, कभी इसकी इतनी 10 रेसर हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड अप टू 10 B10, और 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमने ले लिया कि इनकी लगभग एवरेज वेलोसिटी सबकी मिला के ये है। तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कोई किसी से, उन सब का हमने एक एवरेज निकाला, तो वो जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आई, जिस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो सब आगे मूव करते जा रहे हैं, उस स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और उसको हम VD से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से एक बात मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि मिसकंसेप्शन जो रहती है कि जब भी तार बैटरी से कनेक्ट है, तो हमारे मन में एक मिसकंसेप्शन रहती है कि इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक वेल मैनर्ड तरीके से डीसी प्लेन में चलते जा रहे हैं। नहीं, वो अब भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चल रहे कि एक के पीछे कैसे चलते आ रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं चल रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब भी कैसे चल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, एंड सो ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉन अब भी रैंडम मोशन करते हुए, बस फर्क क्या है कि वहाँ पर रैंडम मोशन हो रही थी, सपोज देखिए ये भी समझ लीजिए कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी उसमें और इस केस में क्या अंतर है। उस केस में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था, बैटरी कनेक्ट नहीं है, वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यूँ गया, ठीक है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, मान लो यहाँ आ गया। क्लियर? तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो अगर यहाँ से देखें तो कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है इधर, मतलब कहिए कि वो वापस वहीं लौट के आ गया, तो चार्ज शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ से वहाँ चार्ज फ्लो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब करंट क्या है यहाँ पर, जीरो। मतलब कहने का ये है कि अगर ये तार बैटरी से कनेक्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ से चला, तो आप देखोगे वो घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है, मतलब उसका कोई नेट फ्लो नहीं हुआ, सारे के सारे अपनी जगह पर ही वापस क्या होते रहते हैं, जाते हैं, वापस वहीं आ जाते हैं, जाता है फिर वहीं आ जाता है। लेकिन अगर यही बैटरी से कनेक्ट है, यही इलेक्ट्रॉन अगर वायर अगर बैटरी से कनेक्ट है, तो वो इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ ए से चला, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक, फिर ऐसे गया, ठीक, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया, मान लो यहाँ, ठीक है। तो अब भी रैंडम मोशन कर रहा है, यहाँ स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ पैराबोलिक पाथ पर, कभी इधर इधर उधर तांडव कर रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जब कभी लौट के आएगा ना, तो वो उस पोजीशन से थोड़ा सा आगे आके रुकेगा, बी पोजीशन पर यहाँ आके रुकेगा। तो इस पोजीशन में और इस पोजीशन में क्या है, चार्ज हम कहेंगे कि इधर शिफ्ट हो गया। ये डिस्टेंस है सपोज करो आपकी डी, और वो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में शिफ्ट हुआ, वो टाइम है टी, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो जितने टाइम में जितनी डिस्टेंस, वो मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ को कितनी स्पीड से खिसका है। ड्रिफ्ट का मतलब खिसकना होता है, धीरे धीरे बहना, है ना। तो वो जैसे स्पीड से इलेक्ट्रॉन धीरे 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 एक एंड से दूसरे एंड की तरफ खिसकते रहते हैं, भागते नहीं है बच्चों। वो ड्रिफ्ट का मतलब ही क्या है, खिसकना। वो भागते नहीं है, तुम ये सोच रहे हो कि वो दौड़ लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, नहीं, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड की तरफ धीरे धीरे क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, खिसकते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो जिस स्पीड से वो धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिस कांस्टेंट स्पीड से, उस स्पीड को ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो वाली पिक्चर आज से और अभी से डिलीट कर दीजिए माइंड में कि इलेक्ट्रॉन इस तरह चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तार बैटरी से कनेक्ट होने पर भी कैसे चलते हैं, रैंडम मोशन। और बस फर्क इतना है कि वो रैंडम मोशन करते करते एक एंड से दूसरे एंड की तरफ धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। अब साहब बच्चों, आज का लेक्चर काफ़ी थोड़ा लेंदी हो जाएगा बच्चों, लेकिन कोई नहीं, टॉपिक बीच में रुकना नहीं चाहिए, फिर फ्लो बिगड़ जाता है ना। टॉपिक बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई, क्लियर। अब साहब एक और चीज़ समझ लीजिए कि
बी डी जो होती है ना बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस और स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरी एंड की तरफ चलते हैं, वो लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है वेलोसिटी। बहुत कम, देख रहे हैं ना, 10⁻⁻⁴ मतलब 0.0001 मीटर पर सेकंड, मतलब चल ही कहाँ रहा है, ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे यूं यूं खिसकता जा रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है। तो यहाँ पर एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जब सर वो इलेक्ट्रॉन इतना धीरे 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 इतना धीरे धीरे खिसक रहे हैं, तो जब हम फैन बल्ब लाइट ऑन करते हैं तो वो एट वंस चल जाती है ना। मान लो ये हमारे यहाँ पर ये बैटरी है सपोज, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सब हमारा सपोज करो ये बल्ब है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है यहाँ पर सपोज करो की लगा रखी है हमने ऑन ऑफ स्विच, तो वो कह रहा है कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं ये एट वंस जल जाता है, ये एट वंस जल जाता है। अगर ऐसी बात है कि इलेक्ट्रॉन इतना धीरे धीरे चल रहा है तो फिर तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे महीनों में सालों में इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा यहाँ, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तब कहीं जाके ये बल्ब जलेगा। क्या वो सही सोच रहा है? नहीं। एक्चुअल में जब हम इस की को क्लोज करते हैं तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब एट वंस। कितना भी बड़ा सर्किट हो, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, मतलब सारे वायर्स में घर की जितनी भी वायरिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और ये वायर है, ठीक है, ये वायर हैं, इनमें क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है, जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो यहीं से चलना शुरू कर देगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से चलना शुरू कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो यहाँ से चलना शुरू कर देगा। कहने का मतलब पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वो वहीं से चलना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब पूरे सर्किट में एट वंस क्या हो जाती है, करंट। तो ऐसा नहीं है कि ये बल्ब जलने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन का इंतजार करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से जब जाके मैं जलूँगा, नहीं नहीं नहीं, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वो वहीं से चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब पूरे सर्किट में करंट एट वंस फ्लो करने लगेगी। तो यही वजह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होने के बावजूद कोई भी डिवाइस एट वंस इंस्टेंटेनियसली ऑन ऑफ होती है। क्यों? क्योंकि पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से प्रोड्यूस होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वायर में वो वहीं से चलना स्टार्ट कर देता है पूरे सर्किट में, पूरे वायरिंग में, मीन्स करंट इंस्टेंटेनियसली मिलती है हमें, ठीक है। हो तो बच्चों अब लास्ट दो बातें रह गई हैं। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालना है, और उसके बाद हमें करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, और लेक्चर को देते हैं समाप्ति, ठीक है। तो मैं पहले एक्चुअल में लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं दोनों डेरिवेशंस पहले यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ और फिर आपको मैं समझा दूँगा। तो बच्चों जल्दी जल्दी समझते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अब तो फटाफट होगा। जो कंसेप्चुअल मैटर था वो सब खत्म हो गया। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वायर है हमारा, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 20 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F = E। इस फोर्स की वजह से एक्सीलेशन होगा इलेक्ट्रॉन में, तो एक्सीलेशन इन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ से A = F/m। तो F की वैल्यू रख दी E/m, ठीक है। मतलब एक्स जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने एक्सीलेशन से ये आपका राइट एंड है और ये आपका लेफ्ट एंड है, तो राइट लेफ्ट से लेफ्ट एंड की तरफ इतने एक्सीलेशन से एक्सीलेट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियली उनमें केवल थर्मल वेलोसिटी थी, इनिशियली केवल थर्मल मोशन थी, तो ड्रिफ्ट थोड़ी कर रहे थे वो इनिशियली। तो इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी उनमें? 0, ठीक है। तो U मतलब इनिशियल, D मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन इन टाइम टॉ बोले तो रिलैक्सेशन टाइम, कितने टाइम के लिए, अभी आपको यही चीज़ समझाई थी, कितने टाइम के लिए वेलोसिटी गेन करेगा, उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए कोई कोलिजन नहीं हुआ, मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो टॉ टाइम के लिए वो फ्री रहता है कोलिजन से, तो उतने टाइम तक एक्सीलेटेड होगा, मतलब वेलोसिटी गेन करेगा। तो टॉ टाइम में, रिलैक्सेशन टाइम टॉ में उसने कितनी वेलोसिटी गेन की इलेक्ट्रॉन ने? तो V = U + AT से, तो VD मतलब फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, UD इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, UD 0 है, तो VD = 0 + EE/m, ये A की वैल्यू रख दी वहाँ से, तो ये आ गया VD = EE
अपॉन एम इंटू टॉ। तो यहाँ से बच्चों ये डायरेक्ट जेई वगैरह में कई बार पूछा गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में ये रिलेशन होता था ई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डी, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर v, और d कितनी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच कितनी डिस्टेंस है l, तो b अपॉन एल। तो यहाँ से e की जगह हम b अपॉन एल रख सकते हैं, तो यहाँ e की जगह b अपॉन एल रख दिया, तो ई बी अपॉन एम एल इंटू टॉ। तो इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और बी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। कब? इफ b इज कॉन्स्टेंट, इफ b इज कॉन्स्टेंट, क्लियर। उसके बाद बी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा गेन करेगा। और उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इट मीन्स जब ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो बी डी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये रिलेशन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये सारे कॉम्पिटेटिव लेवल पर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला कहीं से भी कैसे आया वो आपके समझ में आ गया होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ई किसके इक्वल होता है, टॉ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बेसिक फार्मूला ये है आपका, जो बेसिक ओरिजिनल फार्मूला वो ये है। फिर इसमें वैल्यू रख रखे कि ई की जगह ये रख दिया, कि टॉ की जगह ये रख दिया, तो वो ये फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे बच्चों बढ़ते हैं। लास्ट रिलेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों ये है आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये 3rd यूनिट तक काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। वहाँ पर भी एक बार लौट के आएगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में। तो एन इक्वल टू है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बच्चों मसला क्या है कि ये आपका बैटरी से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना वायर का। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से फ्लो नहीं कर रहे हैं, सही है ना। वो मैं आपको मिसकंसेप्शन दूर कर चुका हूँ, हमें तो जस्ट ड्राइव करना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट तो करते ही है ना, भले ही वो रैंडम मोशन करते हुए ड्रिफ्ट करते हैं, लेकिन वो बी डी स्पीड से, कितनी स्पीड से, वी डी स्पीड से क्या करते जा रहे हैं, ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है। तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया बच्चों, यहाँ पर मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया x, और सपोज करो कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जब ये यहाँ थे इस क्रॉस सेक्शन पर, और उस टाइम को मैंने माना था t इक्वल टू 0, और मैंने t इक्वल टू 0 से t टाइम के लिए ये कंसीडर किया कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है t टाइम में कहाँ पहुँच गए। तो ये इलेक्ट्रॉन t टाइम में इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, बी डी इंटू टी, जो सबसे आगे वाले इलेक्ट्रॉन हैं। कभी t इक्वल टू 0 पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, और t इक्वल टू 0 से वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, बी डी स्पीड से। तो t टाइम इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, बी डी इंटू टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है, इतनी डिस्टेंस। फिर उनके पीछे जैसे मान लो हमने सपोज करो मैंने 10 सेकंड का टाइम लिया, तो t इक्वल टू 0 पर ये एंटर हुए, ठीक है, ये वाले सबसे आगे वाले, फिर उनके पीछे ये चल रहे होंगे, फिर उनके पीछे ये, फिर उनके पीछे ये, फिर उनके पीछे एक के पीछे एक। तो इस तरह से टोटल 10 सेकंड के लिए मैंने चार्ज को पास कराया इधर। क्यों पास कराया, आपको कल लास्ट वाला लेक्चर याद होगा कि हम ये देखते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में एक तरफ से दूसरी तरफ कितना चार्ज फ्लो हो गया। तो मैंने ये देखा कि टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से इधर टोटल चार्ज कितना चला गया, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस में चार्ज भर गया, अब ये बी डी इंटू टी डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम टी कितनी है, बी डी इंटू टी। अब इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद बच्चों यहाँ पर ये कितना वॉल्यूम बना होगा, भाई ये सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल शेप है, बी डी इंटू टी, क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका ए। तो वॉल्यूम कवर्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम टी हो जाएगा, भाई एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये एरिया हो गया आपका ए, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी बी डी इंटू टी, सिलिंड्रिकल है ना, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ इंटू एरिया। तो लेंथ हो गई आपकी कितनी, बी डी इंटू टी, और एरिया हो गया ए बी डी इंटू टी। मतलब इतना वॉल्यूम कवर कर लिया सारे इलेक्ट्रॉन्स ने टी टाइम में। अब इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट इन दिस वॉल्यूम, मतलब इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन। तो इतने वॉल्यूम में यूनिटरी मेथड, एक पेन आता है 10 रुपये का, तो 10 पेन कितने के आएंगे, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10,
तो वही चीज़ है कि यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, इंटू एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन ए बी डी इंटू टी, तो इतने वॉल्यूम में ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमें पता करना है कितना चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, इंटू ई। तो टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दिस वॉल्यूम इक्वल टू ई एन ए बी डी इंटू टी, मतलब टोटल इतना चार्ज इधर से इधर चला गया टी टाइम में। अब बच्चों करंट की डेफिनेशन होती है आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू की वैल्यू रख देंगे, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया एक तरफ से दूसरी तरफ, तो वो वैल्यू रख दी, टी से टी कैंसिल हो गया। इनको थोड़ा अरेंज कर लेंगे जिससे फ्लो में निकल जाए, तो एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, और बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से बी डी इजिकल टू हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए, ठीक है, बी डी इजिकल टू आई अपॉन एन ई ए। और इफ आई इज कॉन्स्टेंट, मान लो वायर में एक स्टडी करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ से ये कांस्टेंट, एक गिवन वायर के लिए ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब बी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये कह रहा है कि अगर वायर, सपोज कीजिए वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो कहने का मतलब जहाँ क्रॉस सेक्शन कम होगा वायर का, वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ BD1, यहाँ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो BD2, क्योंकि यहाँ कम है क्रॉस सेक्शन, यहाँ ज़्यादा है तो BD1 ग्रेटर देन BD2, मतलब 1 पर 2 से ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। क्लियर। अब साहब एक लास्ट क्वेश्चन और है बस बच्चों कि I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी होता है, और ये तार होता है हकीकत में जिसमें हमने ये निकाला है। इतना बड़ा तार सिलेंडर थोड़ी होता है भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो बहुत पतले पतले तार होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है। तो ये तार है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की थी, खिसक रहे थे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, है ना, एरिया बहुत कम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मतलब ये भी बहुत कम है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर जितने भी पैरामीटर अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये इतने कम हैं, तो फिर इतनी सिग्निफिकेंट करंट हमें मिलती कैसे है कि रीडिंग आती है उसकी 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इतनी मतलब करंट हमें मिल क्यों रही है? फिर करंट तो फिर ना के बराबर ही होनी चाहिए जब सारे पैरामीटर ही बहुत कम है। तो अच्छा क्वेश्चन था उसका, है ना। तो वो इतनी सिग्निफिकेंट मतलब मेजरेबल करंट हमें मिल कैसे रही है? तो वो मिल रही है इस एन की वजह से, इस एन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो बच्चों एन की वैल्यू होती है वो 10⁻28 टू 10⁻29 पर मीटर क्यूब, समझ रहे हैं आप? तो रख दो यहाँ पे, ये कितनी है 10⁻⁻⁴, है ना, इनटू में ये कितना है 10⁻⁻19, ये कितना है एरिया ज़्यादा मान लो 10⁻⁻⁴, ठीक है, और इनटू 10⁻29 करना जरा, 4 23 27 लो, फिर भी करंट आएगी बहुत ज़्यादा। समझ गए आप? नहीं समझ गए? तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे, फंसा सकता है आपको कि भाई चार्ज बहुत कम होता है, तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बहुत कम होती है 10⁻⁻⁴, तार बहुत पतला होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम है, तो फिर इतनी मेजरेबल करंट हमें मिल कैसे जाती है जब सारी चीज़ें इतनी छोटी हैं? तो आप उनके कहें कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। वो बहुत बड़ा नंबर होता है, 10⁻28 या 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो वो नंबर इतना लार्ज है कि वो बाकी सबको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमें एक मेजरेबल करंट वायर में मिलती है। तो मैं समझता हूँ बच्चों कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत डीप लेक्चर था, और आप इसको एक नहीं 2 बार देखें, अच्छी तरह से रुक के पॉज करके समझ के देखें, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। आप फंसेंगे नहीं कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इतनी गारंटी देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।